Hello guys and welcome back to the next video, that is video number 7 of NPO. In today's video we will be going to discuss about balance sheet. मैं आपको पिछली कुछ वीडियो से बोल रहा था कि मैं बैलेंस शीट पे एक वीडियो लाऊंगा, तो आज मैंने बैलेंस शीट टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की सोची है क्योंकि इस टॉपिक में कई बच्चों को डाउट्स आ जाते हैं। ऑल्दो आप लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट की होगी और ये बैलेंस शीट और वो बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है। एनपीओ की बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है, बस एक थोड़ा सा कैलकुलेशन का कुछ फर्क होता है जो कि कैपिटल फंड निकालने का बेसिकली फंडा है। मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है कैपिटल फंड देखने में। तो अगर कैपिटल फंड आप लोग निकाल लेते हैं या क्वेश्चन में गिवन होता है तो बैलेंस शीट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है बैलेंस शीट एनपीओ की और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इसका कैपिटल फंड। बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया हुआ है कि इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो एक पर्टिकुलर डेट पे, और एज एट लिखते हैं हम बैलेंस शीट को, एज ऑन नहीं लिखते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज एट लिखते हैं, एज ऑन नहीं लिखते। और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और क्या शो करती है बैलेंस शीट? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है, क्या परफॉर्मेंस है उस कंपनी की, तो वो बताती है बैलेंस शीट। और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। सेकंड, अगर आप देखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एनपीओ के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अगर वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो कोई बात नहीं। सेकंड क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के बाद बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये प्रोसेस ध्यान रखना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन बैलेंस शीट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सो जिस तरीके से आपने फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करा था और उसमें नेट प्रॉफिट निकलता था आपका डेबिट साइड पे और नेट लॉस निकलता था क्रेडिट साइड पे, आप लिखते थे जैसे, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो आपका सरप्लस निकलेगा डेबिट में, टू सरप्लस के नाम से। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ डेबिट साइड का और इनकम्स कम हुई क्रेडिट साइड में तो आपका बैलेंस किस साइड शॉर्ट पड़ेगा? क्रेडिट साइड, और उसे लिखेंगे बाय डेफिसिट, ठीक है, बाय डेफिसिट। तो अगर सरप्लस है तो टू सरप्लस और डेफिसिट है तो बाय डेफिसिट। ये सरप्लस और डेफिसिट जो निकलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाता है आपके कैपिटल फंड में। कहां जाता है? कैपिटल फंड में। और ये कैपिटल फंड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कैपिटल होती है एनपीओ की, इसको कैपिटल फंड नाम से हम बोलते हैं। और ये कहां शो होती है? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड होगा, उसके अंदर जाके अगर सरप्लस हुआ तो ऐड हो जाएगा और डेफिसिट हुआ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज ही होगी, या तो सरप्लस ऐड होगा या डेफिसिट इसमें जाके माइनस हो जाएगा। तो ये लायबिलिटी साइड शो होता है बैलेंस शीट में। अब समझ में आया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद क्यों बनती है बैलेंस शीट? क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट निकलता है इनकम एक्सपेंडिचर में, वो जाता है बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में, ठीक है। तो वहां जाके वो ऐड हो जाता है या लेस हो जाता है अगर डेफिसिट होता है तो। नेक्स्ट, इट शोज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बैलेंस शीट क्या शो करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज कितनी है और उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल फंड कितना है, यह बताती है बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करते हैं कैपिटल फंड के बारे में, जो इसका मेन डिस्कशन जिस चीज का मुझे करना था, जो फर्क आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट्स वाली और एनपीओ वाली में, वो यही है कि जो कैपिटल फंड होता है ना, जैसे वहां पर तो आपको जो 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स था वहां कैपिटल बता दी जाती थी। एनपीओ के क्वेश्चंस में क्या होता है? 90%, 90-95% क्वेश्चंस में आपको कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, सीधा सीधा कैपिटल गिवन है वो बैलेंस शीट में डाल देना। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल फंड? इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट। तो बढ़िया ही है, इट्स वेल एंड गुड, ये गिवन ही है हमें सीधा सीधा तो हम डाल देंगे। बट इफ इट इज नॉट गिवन then we have to calculate it by preparing the balance sheet of previous year। पर अगर ये गिवन नहीं है हमें क्वेश्चन में
तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की बैलेंस शीट बना करके हमको ये फंड निकालना पड़ेगा, ये कैपिटल निकालनी पड़ेगी एनपीओ की। और ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कौन सी होती है? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या कहते हैं इसे? ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, से श्याम एंड कंपनी लिमिटेड, राम एंड कंपनी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। और यहां पर क्या आएगा? बैलेंस शीट एज एट, और ये देखो मैंने डेट कौन सी डाली है, मैंने फाइनेंशियल ईयर जो लिया है वो लिया है 1920। तो 31 मार्च 2019 को पिछले साल वाली बैलेंस शीट बनी होगी, तो वो इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हुई ना। मैंने बोला 1920 लिया है मैंने, तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक है मेरा ईयर। तो 31 मार्च 2019 पिछला साल हुआ, तो उसकी बैलेंस शीट मेरे करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हुई। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है इस तरीके से, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बात आती है कि इसके अंदर आता क्या है और ये कैपिटल फंड कैलकुलेट करा कैसे जाता है। अब आप जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग चीजें होती हैं, एडवांस चीजें होती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब अगर एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। मैंने कहा एक्सपेंस है, खर्चा है, और अभी तक दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो जो नहीं दिया पर देना है अभी तक खर्चा, वो आपकी लायबिलिटी है। तो अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का हुआ तो इस बैलेंस शीट में आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का हुआ तो इस बैलेंस शीट में आएगा। बिगिनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का है। और अगर आउटस्टैंडिंग एंड का हुआ तो जो आप बैलेंस शीट एनपीओ की बनाएंगे, यानी कि ये वाली बैलेंस शीट, देखो डेट कौन सी है? 31 मार्च 2020। जिस ईयर में आप ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो वाला आउटस्टैंडिंग खर्चा उस करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर 1920 लिया तो 31 मार्च 20 को मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है? करंट ईयर वाली बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें आएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं एट द एंड तो वो लायबिलिटी है हमारे, तो वो इस साइड आएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। जैसे आपको दिया हो आउटस्टैंडिंग रेंट, बिगिनिंग का और एंड का। तो अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आपकी लायबिलिटी है, तो आपको पता है। पर बिगिनिंग का है तो इधर वाली बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग वाली में, ये ओपनिंग है। और अगर एंड का है तो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आएगा, जो मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे आपको शो करी थी। ठीक है, और क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर बिगिनिंग की दी हुई है तो इधर आएगी, अगर एंड की दी हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। ऐसे ही बात करते हैं, चलो एडवांस सैलरी। अब आपने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे कर दिया है तो वो आपका एसेट है। तो अगर वो बिगिनिंग में पे करा है, एडवांस सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर बिगिनिंग में पे करा है तो वो हमारे इस वाली बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, बिगिनिंग में पे करा है तो इस बैलेंस शीट में आएगी, और अगर एंड में पे करा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, आपने एडवांस रेंट पे कर दिया, तो एडवांस में रेंट पे करा तो आपने अपना एसेट बना लिया कि अब आपको आगे देना नहीं पड़ेगा। तो अगर बिगिनिंग में पे करा है, डेट देखनी है सिर्फ आपको खर्चे के साथ में। ठीक है, ये बिगिनिंग या एंड वर्ड लिखा होगा या फिर डेट दी होगी। तो आप देख लो कि आपकी जो मेन बैलेंस शीट है, जो कि यहां पर ये वाली नहीं है मेन बैलेंस शीट, मेन है आपकी 2020 वाली, 31 मार्च 2020 वाली। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920, तो आपकी मेन बैलेंस शीट कौन सी हुई? 31 मार्च 2020 वाली। ये बैलेंस शीट क्यों बनाई जा रही है? ये तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए बनाई जा रही है। मैं भी आपको बताऊंगा निकलेगा कैसे, पर पहले आइटम्स बता रहा हूं कहां कहां डलती हैं। अब आपने सब्सक्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अगर वो बिगिनिंग की हैं तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है? आपकी इनकम, और इनकम अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आनी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस तो आपका एसेट नहीं हुआ, आपकी इनकम है। आउटस्टैंडिंग वर्ड पे जाके लायबिलिटी में मत लिख देना, पहले नेचर समझो। सब्सक्रिप्शंस आपकी इनकम है और इनकम आउटस्टैंडिंग है, अभी आनी बाकी है, तो आपका एसेट है। अगर बिगिनिंग का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग है, डेट देख लेना, तो यहां पर आएगी। और अगर एट द एंड वाली है तो वहां आएगी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में, जो आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, मैंने बता ही दिया इसमें कि बिगिनिंग की हो तो यहां आएगी और एंड की हो तो वहां आएगी। अब एडवांस सब्सक्रिप्शंस, अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शंस आपको मिल गई हैं, सब्सक्रिप्शंस क्या है? आपकी इनकम। अब अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गई है तो आपकी लायबिलिटी है। क्यों? आपको इनकम पहले से ही मिल गई एडवांस में, अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, पर पहले से ही मिल गई आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में,
तो आपकी लायबिलिटी है। यहां पर भी एडवांस वर्ड से कंफ्यूज होकर एसेट में मत डाल देना, पहले नेचर पता लगाया करो। नेचर का मतलब सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम एडवांस में मिल रही है तो लायबिलिटी है, बिगिनिंग में मिल रही है तो यहां आएगी, एंड में मिल रही है तो करंट बैलेंस शीट में आएगी जो क्लोजिंग वाली है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं। अब इसी टाइप से यहां और भी लायबिलिटी आ जाएंगी। कोई क्रेडिटर्स हुए शुरू में ओपनिंग बैलेंस शीट के, पिछले साल के कुछ क्रेडिटर्स हुए, कुछ एसेट्स हुए, बिल्डिंग वगैरह हुआ, फर्नीचर हुआ। तो अब आपको ध्यान हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या था? 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान करो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब वो यूज करके हम इधर निकालेंगे कैपिटल फंड। अब देखो, सपोज जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू है 1 लाख। टोटल आपका जो ओपनिंग में एसेट्स पड़े हैं आपके पास, ओपनिंग में पड़े हैं का मतलब पिछले साल के जो एसेट्स पड़े हैं ऑलरेडी आपके पास, तो आप अपनी ओपनिंग डेट पे देख रहे हैं कि एसेट्स तो 1 लाख के पड़े हैं मेरे पास, और लायबिलिटी सारी इकट्ठी करके मेरे पास पड़ी हैं 60,000 की। ठीक है, सारी लायबिलिटीज मेरी इकट्ठी करके पड़ी हैं 60,000 की। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मैंने लायबिलिटी को इधर कर लिया बस। ठीक है, ये लायबिलिटी को इधर ले जाओगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं लायबिलिटीज को इधर ले आया तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमें निकालनी क्या है? कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड अगर हमें निकालना है तो यही होता है, कैपिटल इज कैपिटल फंड। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी यहां पे, जिसको आप कैपिटल फंड करके लिखेंगे, वो आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, तो ये 60,000 इधर अमाउंट कॉलम में, 40,000 अमाउंट कॉलम में, और ये 1 लाख इधर अमाउंट कॉलम में। तो इस तरीके से निकालते हो आप कैपिटल फंड। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो, क्वेश्चन में गिवन हो तो सीधा सीधा आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, बिल्कुल भी। क्वेश्चन ने बोला है तो बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, नहीं बोला तो मत बनाओ। बट अगर कैपिटल फंड निकालना होगा, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं रिपीट कर देता हूं, कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं गिवन हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इस तरीके से निकलता है कैपिटल फंड। सारे ओपनिंग एसेट्स डालो, सारी ओपनिंग लायबिलिटीज डालो, और उसके बाद कैपिटल फंड कैलकुलेट करो। अब ये जो आप कैपिटल फंड पीछे कैलकुलेट करके आए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो उठ के जाता है कहां? कैपिटल फंड आ जाता है वो हमारी करंट ईयर की जो मेन बैलेंस शीट है। हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1920 था ना, तो इस बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020 में यहां आ जाएगा 40,000। बट आप इसको सीधा बाहर मत लिख देना, यहां तो कुछ था नहीं इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। नहीं तो कैपिटल फंड के अंदर और भी एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या मैंने बताया था? सरप्लस होता है तो आके इसमें ऐड होता है, डेफिसिट होता है तो आके इसमें से माइनस होता है, लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो इसमें जुड़ती है आके। ठीक है, ये सब पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है, पूरा एनपीओ की सीरीज है, फर्स्ट वीडियो से लेकर जो अभी तक मैंने 7th वीडियो बनाई है, यहां तक आप पूरा कंप्लीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो वो पुरानी बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड कैलकुलेट होता है वो यहां पर हम पुट करते हैं आके। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे एनपीओ के। जब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा एनपीओ का तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और अच्छे से समझ में आएगा, और बैलेंस शीट भी किस तरीके से एक्चुअली बनती है वो भी समझ में आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट से लेकर 7th वीडियो यानी कि इस वीडियो तक आप पूरे के पूरे कंसेप्ट्स, नोट्स और थ्योरेटिकल पार्ट एनपीओ का देख लो, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो प्रैक्टिकल में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये बैलेंस शीट में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी जो और छोटी छोटी चीजें बैलेंस शीट की होती हैं वो आपको पता ही है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ओपनिंग चीज क्या होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो, क्लोजिंग जो आपको लग रही है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो। वो क्वेश्चन में डेट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।